Hello guys, welcome back to Standard Studies. I hope you watched my previous video in which we discussed about the chapter 1 matter in our surroundings. So guys, in this video we'll look at the most important questions from chapter 1 and I hope this video will definitely be helpful for you guys. तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे वो एनसीईआरटी से भी होंगे और कुछ अदर एडिशनल क्वेश्चंस भी होंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद करेंगे हम अदर एडिशनल क्वेश्चंस। तो गाइस पहला क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट से। क्वेश्चन है अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो बच्चों इसमें पूछा गया है आपसे कि जो एक डाइवर होता है यानी कि हम गोताखोर की बात कर रहे हैं जो स्विमिंग पूल में या नदियों में तैरते हैं या तैरने का काम करते हैं, वो इतनी आसानी से पानी को पार कैसे कर लेते हैं, यानी पानी में चीरते हुए आगे कैसे बढ़ जाते हैं, पानी में अपने हाथ के मूवमेंट को कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है देयर आर सफिशिएंट इंटर पार्टिकल स्पेसेस इन वाटर बिकॉज वाटर इज लिक्विड। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर, ही माइट नॉट डू द सेम हैड दीज स्पेसेस बीन वेरी स्मॉल इन सॉलिड स्टेट। बच्चों मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि जो सॉलिड स्टेट है या लिक्विड स्टेट है या गैसियस स्टेट है, इनमें सबसे बेसिक डिफरेंस होता है इनके पार्टिकल्स का। जो सॉलिड स्टेट्स के पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो इंटर पार्टिकल स्पेस है यानी कि जो उनके पार्टिकल्स के बीच की जगह होती है, जो स्पेस होता है वो काफी ज्यादा कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है सॉलिड स्टेट में। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट की तो बच्चों लिक्विड स्टेट में जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच, अगर हम सॉलिड के कंपैरिजन में देखें तो वो स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है। और अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो वहां पे पार्टिकल्स के बीच बिल्कुल बहुत ही ज्यादा स्पेस होता है, जिस वजह से हम एयर में अपने हाथों की मूवमेंट ऐसे ऐसे कर सकते हैं, हमें कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन हम अगर सॉलिड की बात करें तो हम सॉलिड में ऐसी मूवमेंट नहीं कर सकते और वाटर में हम मूवमेंट कुछ हद तक कर सकते हैं। तो यही रीजन है बच्चों की जो एक डाइवर होता है वो कभी भी स्विमिंग पूल में जब तैरता है या हम कभी नदियों में जाते हैं तो हम आराम से अपनी मूवमेंट कर सकते हैं पानी के अंदर भी। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो स्पेस होता है वो सॉलिड के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि इन टेक्स्ट का ही होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी मैटर होता है, जो भी मैटर होता है वो किससे बना होता है, वो मिलकर बनता है पार्टिकल्स से। तो बच्चों उन पार्टिकल्स के बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स के बहुत ही ईजी है और ज्यादा नहीं, आपको 3-4 बस याद रखने हैं। सबसे पहला यहां पर मैं पॉइंट लिख देता हूं एक एक करके। जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं साइज में। तो पहला पार्टिकल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये हो जाएगा, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, वी कांट सी देम बाय आर नेकेड आइज। तो बच्चों ये पहला हो गया पॉइंट। पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दूसरा होगा, देयर आर वैकेंट स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स। बच्चों जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच कुछ ना कुछ स्पेस जरूर होता है, ये आपको मैंने बता रखा है पहले भी। अगर आपने नहीं सुना या याद नहीं है तो ये पॉइंट भी आप याद कर लें फटाफट से। तीसरा पॉइंट होगा बच्चों, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते रहते हैं। देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बच्चों फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन। पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नॉट स्टेशनरी, वो हमेशा ही मूविंग होते हैं, यानी कि हमेशा मूव करते रहते हैं, मोशन में होते हैं। बच्चों ये 4 पॉइंट आपको याद कर लेना है अच्छे से। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी के टेक्स्ट से ही है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ increasing density: air, exhaust from chimneys, honey, water, chalk, cotton and iron.
तो बच्चों पहले आपको यह समझना होगा कि डेंसिटी हम किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैटर में, यानी कि वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हमें नहीं पता वो क्या चीज है, लेकिन डेंसिटी का मतलब ये होता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कितने टाइटली पैक्ड हैं, यानी कि उसके पार्टिकल्स कितने ज्यादा मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी चीज को हम कहते हैं डेंसिटी। उसको बस साइंटिफिक लैंग्वेज में या उसके डेफिनेशन में हम ये लिख देते हैं, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चों मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर डेंसिटी में ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आपको बस एक चीज याद रखना है कि जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में जो डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, उसके कंपैरिजन में लिक्विड में डेंसिटी थोड़ी कम होती है, और एयर की डेंसिटी बिल्कुल ही कम होती है। तो बच्चों इसमें भी हमें वही बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। यहां पे कुछ चीजें दी गई है आपको, इसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि जिसकी डेंसिटी सबसे कम है वो आपको पहले बताना है और जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है वो आपको बाद में बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा कम डेंसिटी किसकी होगी। हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। सबसे पहले देखते हैं एयर। एयर से हल्की चीज यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो यानी कि सबसे कम डेंसिटी होगी एयर की। समझ आ रहा है बच्चों आप सभी को? सबसे कम डेंसिटी होगी एयर की। उसके बाद इससे ज्यादा डेंसिटी होगी किसकी? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। देखो बच्चों एग्जॉस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो किचन वगैरह होते हैं, रसोई घर से जो धुआं निकलता है, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। जो एग्जॉस्ट है वो भी, एग्जॉस्ट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एयर बट इट हैज सम हैवी मटेरियल्स, यानी कि इसमें कार्बन की मौजूदगी कहीं ना कहीं होती है, इस वजह से वो एयर से थोड़ा हाई डेंसिटी वाला होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। आप समझ जाना, फर्स्ट हो गया एयर, सेकंड है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। अब उससे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? उससे ज्यादा डेंसिटी यहाँ पे हम लिक्विड में आ जाते हैं अब, क्योंकि जो गैसियस फॉर्म है वो फिनिश हो चुका है, एयर और एग्जॉस्ट, इसके अलावा कोई गैसियस फॉर्म तो है नहीं। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट वाटर की हम बात कर लेते हैं, वाटर। लेकिन बच्चों यहाँ पे कॉटन भी दिया हुआ है, कॉटन के अंदर भी जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के ही पार्टिकल्स होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉटन, एयर, एग्जॉस्ट, फिर उससे ज्यादा कॉटन, उसके बाद ऑफ कोर्स ही बात है वाटर। बच्चों वाटर के बाद नेक्स्ट जो इससे हैवी डेंसिटी होगी, इससे ज्यादा डेंसिटी होगी, वो है हनी। क्यों? क्योंकि हनी भी एक लिक्विड का ही फॉर्म होता है, लेकिन वो उससे थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होता है। वाटर आप देखोगे बहुत ही पतला है, लेकिन हनी जो है थोड़ा गाढ़ा है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है थोड़े पास पास होते हैं, इस वजह से उसकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से ज्यादा होगी। तो हनी के बाद उसके बाद देखिए यहाँ पे चौक बच गया और आयरन बच गया। फिर जो इससे ज्यादा डेंसिटी होगी वो होगी चौक की, क्योंकि चौक आयरन के मुकाबले थोड़ा हल्का सब्सटेंस है, उसकी डेंसिटी भी आयरन के मुकाबले कम होगी। और लास्ट में आयरन। क्यों? क्योंकि आयरन एक प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड है, इसी वजह से जो सॉलिड की डेंसिटी होती है बच्चों वो सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड और एज कंपेयर टू गैस। गैस की सबसे कम होती है डेंसिटी, उससे ज्यादा लिक्विड की होती है, और उससे ज्यादा होती है सॉलिड की। तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, गिव रीजन। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी कंटेनर में गैस को रखा जाता है तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस पूरे कंटेनर में फैल जाते हैं, यानी कि उसके जो कण होंगे वो हर जगह यानी कोने कोने तक पहुंच जाते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो बच्चों इसका आंसर पढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ द फास्ट डिफ्यूजन ऑफ द पार्टिकल्स इन गैस the number of vacant space in the gaseous state is very large. This means that the particles of a gas move at a very fast speed. They readily fill completely the vessel in which the gas is kept. बच्चों इस आंसर का मतलब ये हो गया कि जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच डिफ्यूजन की जो रेट है, डिफ्यूजन का रेट काफी ज्यादा होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो मतलब कि जहां पे ज्यादा होता है उनका कंसंट्रेशन, पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन जहां पे ज्यादा होता है वहां से कम कंसंट्रेशन वाली जगह पे जो उसकी मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो बच्चों डिफ्यूजन का मतलब आपको समझ आ गया होगा। मान लो कि एक जगह पे गैस के पार्टिकल्स काफी ज्यादा हैं और यहां पे गैस के पार्टिकल्स बहुत ही कम है, तो क्या होगा कि जो जहां पे गैस के पार्टिकल्स ज्यादा हैं वहां से कम वाली जगह की ओर मूवमेंट होगी। तो जब भी ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह की तरफ मूवमेंट होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन।
बच्चों ऐसा क्यों होता है? आपको पता होगा गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो स्पेस होता है, यानी कि उनके पार्टिकल्स के बीच जो खाली जगह होता है वो काफी ज्यादा होता है। खाली जगह ज्यादा होने के कारण ही जो उसके पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव कर पाते हैं, यानी कि बहुत ही दूर दूर तक या बहुत तेजी से स्पीड में मूव कर पाते हैं, जिस वजह से वहां का जिस कंटेनर में यानी गैस को रखा गया है वहां के कोने कोने तक उसके पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं। आसान लैंग्वेज में आपको ऐसा समझना है कि जो पार्टिकल्स होंगे गैस के वो बहुत ही तेजी से मूव करते हैं। क्यों तेजी से मूव करते हैं? क्योंकि उनके बीच जो स्पेस होता है वो काफी ज्यादा होता है, इसी वजह से उसका जो डिफ्यूजन का रेट है वो काफी ज्यादा होता है। डिफ्यूजन का रेट का मतलब कि अगर मान लो यहां पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं तो ये जो पार्टिकल्स है उस जगह मूव करेंगे जहां पे पार्टिकल्स कम है। तो डिफ्यूजन का मतलब आपको समझ आ गया होगा, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, गिव रीजन। तो बच्चों जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो अगर किसी भी कंटेनर में रखे हुए हैं तो वहां की जो वॉल्स होती हैं उस पर काफी ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसका रीजन क्या है? इसका आंसर रीड करते हैं, द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस have large kinetic energy, they collide with each other and also strike the walls of the container with certain force and impart momentum to them. This force per unit area or momentum is responsible for the pressure of the gas. बच्चों पहले आपको यह समझना होगा कि हम काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द मूवमेंट, यानी कि जो मूवमेंट होती है किसी भी चीज में उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, एनर्जी रिलीज हो रही होती है, उसको ही कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मैंने आपको बताया था पार्टिकल्स हमेशा मोशन में होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, यानी कि जब भी पार्टिकल मूव कर रहे होंगे तो उनमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी। और काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा फिर किसमें प्रोड्यूस होगी? ऑफ कोर्स ही बात है गैसियस स्टेट में। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल सबसे ज्यादा मूव करते हैं तेजी से। क्यों तेजी से मूव करते हैं? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है तो वो फ्रीली मूव कर पाते हैं। तो उसके आगे आंसर है दे कोलाइड विद ईच अदर एंड आल्सो स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब वो जितनी तेजी से मूव करेंगे बच्चों उतनी ही तेजी से एक दूसरे से टकराते भी हैं और जिस कंटेनर में उनको रखा गया है वहां की जो वॉल्स है यानी कि जो उनकी बाउंड्रीज है उससे भी वो टकराएंगे। टकराने के कारण अब जिस स्पीड से वो जा रहे होते हैं कुछ ना कुछ इस पे फोर्स लगता ही लगता है। जब टकराएंगे तो उस पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होता है। तो बच्चों प्रेशर जो है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है या प्रेशर का डेफिनेशन होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया पे, मान लो कि ये एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया पे अगर कोई फोर्स लगाया जाए, इस पे कोई धक्का दिया जाए, फोर्स लगाया जाए तो इस एरिया पे जितना फोर्स लगेगा उसी चीज को हम कहते हैं प्रेशर। समझ आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से कि इसका सिंपल सा डेफिनेशन, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो जो फोर्स लगता है गैस के पार्टिकल्स के द्वारा कहां पे? उस कंटेनर के वॉल पे, यानी कि उनकी बाउंड्रीज पे, उसी चीज के कारण प्रेशर एक्सर्ट होता है। किस पे? ये जो लिखा है कंटेनर, जो क्वेश्चन था गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, गिव रीजन। हमें इसका रीजन बताना था तो बच्चों आपको रीजन समझ आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं आसान तरीके से। देखो सबसे पहला रीजन कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो मूवमेंट के कारण एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण वो एक दूसरे से टकराते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने के बाद फिर जो बाउंड्री है यानी कि जिस चीज में उनको रखा गया है उससे भी टकराते हैं। टकराने के कारण जो फोर्स लगता है उस बाउंड्री के ऊपर, यानी कि जिसमें उनको रखा गया है उस कंटेनर की बाउंड्री के ऊपर, उन वॉल्स के ऊपर जो फोर्स लगता है, तो जितने एरिया पे जितना फोर्स लग रहा होता है उसी चीज को हम कहते हैं प्रेशर। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का रीजन। अगला प्रश्न है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, गिव रीजन। अगर एक लकड़ी का टेबल हो उसको हम सॉलिड कहते हैं या कहना चाहिए, क्यों कहना चाहिए? इसके पीछे रीजन ये होगा बच्चों, जो सॉलिड है उसी से कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होते हैं। किसके? इस वुडन टेबल के। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक? जो लकड़ी का टेबल होगा उसका वो जो उसके पार्टिकल्स होंगे, आपको पता है उसके पार्टिकल्स काफी पास पास होते हैं। क्यों पास पास होते हैं? क्योंकि वो सॉलिड है। अब हम उसको प्रूव कैसे करेंगे कि ये सॉलिड है? तो इसके 3 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। पहला है वेरी हार्ड एंड रिजिड। देखो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सॉलिड की, आपको पता होगा कि जो सॉलिड्स होते हैं वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं, यानी कि कठोर होते हैं। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया कि ये कठोर होगा। दूसरा, शेप कैन नॉट बी चेंज्ड। हम सॉलिड के शेप को इतनी आसानी से चेंज भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो काफी ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। थर्ड पॉइंट है क्वाइट हैवी विच मींस हाई डेंसिटी, यानी इनकी जो डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। और मैंने आपको बताया था सबसे हाई डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड्स की होती है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सॉलिड। वुडन टेबल को हम इसी वजह से सॉलिड कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। यहां पे मैं लिख देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, खास करके जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसमें कई बार आया है। क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। हमने अभी तक ये समझा था कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी तो सबसे हाई होती है, उसके कंपैरिजन में लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कम होती है। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। लेकिन आपने देखा होगा, कभी ना कभी ऑब्जर्व जरूर किया होगा कि जो बर्फ होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। ऐसा क्यों? बच्चों ये जो तैरने वाला कंसेप्ट है पहले ये क्लियर कर लेते हैं। तैरने का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर कोई लिक्विड है, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि चलो एक नदी की बात कर रहे हैं हम, एक नदी है, वहां पे बहुत सारा पानी है, वहां पे कौन सी चीज डूब जाएगी और कौन सी चीज तैरेगी, ये कैसे डिपेंड, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे। अगर किसी भी चीज की डेंसिटी उस नदी के पानी से ज्यादा है तो वो चीज उसमें डूब जाएगी, लेकिन अगर किसी भी चीज की डेंसिटी उस लिक्विड से कम है तो वो चीज उस लिक्विड के ऊपर तैरेगी। सिंपल सा कंसेप्ट समझ आया? जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उस पानी से वो पानी में डूब जाएगा, इसीलिए सॉलिड्स जो होते हैं वो पानी में जनरली डूब जाते हैं। लेकिन अगर उस चीज की डेंसिटी उस पानी से कम होगी तो वो चीज पानी के ऊपर तैरती है। ये तो था सिंपल सा कंसेप्ट। लेकिन बर्फ तो एक सॉलिड का रूप है। आपको मैंने बताया था कि जो आइस होता है वो किसका रूप है? सॉलिड का। तो बर्फ पानी में तैरता क्यों है? सॉलिड की डेंसिटी तो हाई होती है। तो बच्चों इसका सिंपल सा आंसर तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ समझने के बाद आपको जरूर सिंपल लगेगा। ये याद रखना है आपको, जो वाटर होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है पेक्यूलियर प्रॉपर्टी। इसको ध्यान से सुन लो, फिर से कह रहा हूं मैं। जो वाटर की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं पेक्यूलियर प्रॉपर्टी। द डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। देखो, जब भी किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर कम किया जाता है, ध्यान से सुनना, जब भी किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर कम किया जाता है तो उसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है। यहां तक समझ आया? अगर मान लो इस ग्लास में पानी है और इस पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है बच्चों, अगर इस कंटेनर में कुछ भी लिक्विड रखा है, इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, तो इस टाइम पे इसकी डेंसिटी कैसी होगी? लोअर होगी। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड है। लेकिन अगर मैं इसका टेम्परेचर कम करने लगूं, मान लो मैं इसको 9 डिग्री सेल्सियस कर दूं, 15 से अगर 9 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या चेंज होगा इसमें? इसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी। क्या होगी? इसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि जब लिक्विड से हम टेम्परेचर घटाएंगे, लिक्विड का टेम्परेचर जब हम घटाएंगे तो लिक्विड किस में चेंज होने लगता है? सॉलिड में। धीरे धीरे सॉलिड में होता है, हालांकि होता नहीं है 9 डिग्री पे सॉलिड में, लेकिन धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है वो सॉलिड में। जब लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है, ऑफ कोर्स जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो उस टाइम पे जो डेंसिटी है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। वही चीज यहां पे लिखा है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर कम करेंगे जो डेंसिटी है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन ये चीज तब तक होती है जब तक टेम्परेचर 4 डिग्री तक पहुंचे। मैंने भी बताया 15 डिग्री टेम्परेचर था, 15 से हमने 9 किया, अभी वो सॉलिड में बदला नहीं है। लेकिन तुम्हें पता है बर्फ कितने डिग्री पे जमती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन जो वाटर होता है, मैंने अभी आपको बताया, वाटर की एक खास प्रॉपर्टी है पेक्यूलियर प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि जो वाटर है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस तक। जब हम उसके टेम्परेचर को घटा रहे होते हैं बच्चों, तो उसके टेम्परेचर को हम जितना घटाते हैं डेंसिटी उतनी बढ़ती है। लेकिन ये चीज तब तक होती है जब तक 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचेगा। हमने उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया, उस टाइम पे उसकी डेंसिटी जो है वो होगी मैक्सिमम। लेकिन 4 से जैसे कम करने लगेंगे, मान लो कि मैं अब उसको और ज्यादा ठंडा करने लगूं, उसका टेम्परेचर और ज्यादा मैं कम करने लगूं, जैसे ही टेम्परेचर मैं और ज्यादा कम करने लगूंगा उस टाइम पे क्या होगा? ये लिखा है ऑन फर्दर कूलिंग वाटर मॉलिक्यूल एक्सपैंड। जैसे ही हम उसके टेम्परेचर को और ज्यादा कम करने लगेंगे उस टाइम पे वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एक्सपैंड होने लगते हैं, यानी कि फैलने लग जाते हैं। एंड इट्स डेंसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। अब ध्यान से सुनना, 4 डिग्री सेल्सियस तक जो डेंसिटी थी वो तो मैक्सिमम हो गई, ठीक है, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन 4 से टेम्परेचर जैसे और कम करूंगा, 4 से 3 2 1 0, 4 से जैसे डेंसिटी को टेम्परेचर को कम करूंगा तो उस टाइम पे क्या होगा? फिर जो है डेंसिटी वो कम होने लग जाएगी, डेंसिटी उस टाइम पे डिक्रीज होने लग जाएगी। ऑन फर्दर कूलिंग वाटर मॉलिक्यूल एक्सपैंड एंड इट्स डेंसिटी स्टार्ट्स
डिक्रीजिंग। अगर डेंसिटी कम होने लगेगी तो ऑफ कोर्स ही बात है वाटर से उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, जिस वजह से बर्फ जब जम जाता है यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी के ऊपर तैरता है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं फिर से समझाता हूं बच्चों। वाटर में एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं पेक्यूलियर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ये कहती है, या ये प्रॉपर्टी से हमें ये पता चलता है कि जो वाटर है उसका तापमान जब हम घटाते हैं तो उस टाइम पे उसकी डेंसिटी बढ़ती है। ठीक है, जब भी हम वाटर के टेम्परेचर को घटाएंगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन ये डेंसिटी तब तक बढ़ती है जब तक टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। 4 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर हो जाएगा उस टाइम पे डेंसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन ही टेम्परेचर 4 डिग्री से कम हो जाता है वैसे ही डेंसिटी भी उसकी कम होने लग जाती है। और जैसे ही डेंसिटी कम होती है वैसे ही, अभी मैंने बताया था आपको, जब डेंसिटी किसी भी चीज की उस लिक्विड से अगर कम हो जाएगी तो वो चीज ऊपर तैरने लगेगी। अगर उस लिक्विड से डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी तो वो चीज उस पानी में या उस लिक्विड में डूब जाएगी। तो बच्चों ये आंसर आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है टेम्परेचर के कन्वर्जन से रिलेटेड। बच्चों इसमें आपको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना होता है या फिर केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है। तो देखते हैं, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कन्वर्ट द गिवन टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। हमें जो भी टेम्परेचर में दिया गया वो केल्विन में 300 के, और जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें केवल एक फॉर्मूला यूज होता है, वो ये है कि केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब आपको किसी भी सेल्सियस में दिए गए टेम्परेचर को अगर केल्विन में चेंज करना हो तो बच्चों क्या करते हैं, उस टाइम पे आपको सेल्सियस के साथ 273 को ऐड करना है तो आपका टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में। और अगर आपको किसी भी केल्विन वाले टेम्परेचर को सेल्सियस में चेंज करना हो तो इसका अपोजिट करेंगे। चलो देखते हैं, पहले ये 300 के है, अगर हमें इसे सेल्सियस में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा। सिंपल 300 में से आपको सिर्फ 273 को माइनस कर देना है, इसका आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। आप इसको कैलकुलेट करके देखो, 300 में से 273 गया तो 27 डिग्री सेल्सियस। हमने इस 300 केल्विन को सेल्सियस में चेंज कर दिया है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चों, बस 273 का यूज करना होता है। एक में प्लस करते हैं, एक में माइनस करते हैं। जब केल्विन से सेल्सियस में चेंज करते हैं तो उसको हम माइनस करेंगे, जैसे हमने यहां पे किया। जब हम सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं उस टाइम पे हम करते हैं इसको ऐड। देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में, कन्वर्ट द टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, एक टेम्परेचर दिया हुआ है हमें इसको केल्विन स्केल में चेंज करना है। केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 प्लस 273, तो 273 के साथ जब 100 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 373 के। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया केल्विन में कन्वर्ट। बच्चों बस 273 इस नंबर को आपको याद रखना है। टेम्परेचर कन्वर्जन में आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें केवल 273 नंबर जो है 273 डिजिट का बस यूज करना होता है जब हम सेल्सियस से केल्विन में करें या फिर केल्विन से सेल्सियस में करें। एक में प्लस करना होता है और एक में माइनस करते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इसमें फिजिकल स्टेट बतानी है कि वाटर उस टाइम पे किस रूप में एग्जिस्ट करेगा, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या तो वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या फिर गैसियस स्टेट में होगा। अगर हम बात करें 250 डिग्री सेल्सियस की तो बच्चों आपको पता होगा जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, बॉयल्स, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम 250 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो इस टाइम पे जो वाटर होगा वो स्टीम में चेंज हो चुका होगा। 100 से जब टेम्परेचर अबव होता है तो वाटर जो है वो स्टीम में चेंज हो चुका होता है, यानी कि ये गैसियस स्टेट में होगा इस टाइम पे। और वहीं अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो इस टाइम पे पानी उबलना शुरू हो चुका होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, जो लिक्विड फॉर्म से वो गैसियस फॉर्म में चेंज होने लग जाता है। लेकिन यहां पे हम इसका आंसर ये नहीं लिखेंगे कि गैसियस स्टेट में होगा, ये बोथ लिखेंगे इसका आंसर। ये लिक्विड में भी हो सकता है और गैसियस में भी हो सकता है। क्यों हो सकता है दोनों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होना शुरू होता है, यानी कि उस टाइम पे बॉयल होना शुरू होगा, पूरा बॉयल नहीं होता, बॉयल होना शुरू होता है। तो जब बॉयल होगा तो उस टाइम पे कुछ पार्ट जो है, कुछ पार्टिकल्स जो है लिक्विड के वो गैसेस स्टेट में चेंज होते जाएंगे और कुछ जो है वो लिक्विड में होंगे उस टाइम पे। इस वजह से 100 डिग्री सेल्सियस पे बोथ स्टेट में होगा, लिक्विड में भी और गैसियस में भी। और 250 डिग्री सेल्सियस पे इट इज ऑलवेज इन गैसियस स्टेट बिकॉज इट हैज चेंज्ड इन द वेपर फॉर्म और स्टीम फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे।
बच्चों जो कूलर होता है वो गर्म शुष्क दिनों में ज़्यादा फायदेमंद क्यों होता है, ज़्यादा ठंडा क्यों देता है, यानी ज़्यादा ठंडक क्यों करता है उस एरिया को जहाँ पे वो कूलर रखा हो। हम गर्मियों में जनरली कूलर यूज़ करते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक रीज़न क्या होता है कि गर्मी के दिनों में, खासकर उन दिनों में जब गर्मी सूखा सूखा सा दिन होता है, सूखा कहने का मतलब उस टाइम पे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी काफ़ी कम होती है। तो जब सूखा दिन होता है, गर्मी का दिन होता है, तो उस टाइम पे कूलर ज़्यादा ठंडक क्यों करता है, उस टाइम पे ज़्यादा फायदेमंद क्यों होता है। तो बच्चों इसके पीछे रीजन ये है, पहले तो आपको ये समझना होगा ड्राई डे किसे कहते हैं। हॉट ड्राई डे का मतलब ये होता है, यानी कि एक तो टेम्परेचर उस टाइम पे काफी ज्यादा होगा, यानी कि गर्मी का दिन, और उस टाइम पे एटमॉस्फेयर में हमारे ह्यूमिडिटी की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा कम होगी। जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होने के कारण जो इवेपोरेशन का रेट है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करता है। क्यों करता है, मैंने आपको पिछले ही टाइम पे बताया था, पिछली क्लास में, कि जो इवेपोरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ह्यूमिडिटी के। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन का रेट उस टाइम पे कम होगा, और जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो उस टाइम पे इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा। तो चलिए आंसर को पढ़ते हैं। द ह्यूमिडिटी लेवल इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट लो एंड द इवेपोरेशन रेट ऑफ वाटर एक्सपेक्टेड टू बी हाई। जब एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो उस टाइम पे अगर कम है तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो क्या होगा, हाई, यानी कि उस टाइम पे बढ़ेगा। इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। अभी बताया था मैंने आपको, इवेपोरेशन जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी के, यानी कि भाई अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये याद रखना है आपको। तो सिंस कूलिंग इज कॉज्ड ड्यूरिंग इवेपोरेशन, अ डेजर्ट कूलर इज क्वाइट इफेक्टिव ऑन अ हॉट ड्राई डे। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है, और जिस भी जगह इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है वो जो सतह है, वो जो सरफेस होता है, वहां हमेशा कूलिंग होती है। इसीलिए हम एक लाइन यूज करते हैं कि इवेपोरेशन ऑलवेज कूल्स, या इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन से हमेशा क्या होता है, हमें ठंडक प्रदान करता है इवेपोरेशन, हमें हमेशा इवेपोरेशन से ठंडक मिलती है। तो इसी वजह से ये सिंपल सा फेनोमेना आपको याद रखना है कि जब ह्यूमिडिटी होगी एटमॉस्फेयर में ज्यादा तो उस टाइम पे जो इवेपोरेशन है वो कम होगी, लेकिन जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। अगर इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो उस टाइम पे कूलिंग भी ज्यादा होगी। हाँ भाई, तो ये है बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन, मटका वाला क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है बच्चों कि गर्मी के दिनों में हम ठंडे पानी के लिए जनरली मटके का यूज क्यों करते हैं। हालांकि अब तो हम रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, लेकिन अभी भी कई जगह पर मटके का यूज किया जाता है, क्योंकि मटके का पानी काफी सेफ माना जाता है और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो बच्चों ये पूछा गया क्वेश्चन में, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। गर्मियों के समय में मटके का पानी ठंडा कैसे रहता है। तो इसके पीछे रीजन ये, आपको इवेपोरेशन वाला ही कंसेप्ट है, आपको ध्यान से समझ लेना है। जो मटका होता है उस मटके में, मटका बना होता है मिट्टी से, और मटके के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों से क्या होता है, जो अंदर पानी मौजूद है मटके के, वो पानी रिसता रहता है, बाहर थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। और जैसे ही पानी थोड़ा थोड़ा निकलता है वो समय के साथ साथ इवेपोरेट होता जाता है सराउंडिंग के टेम्परेचर के हिसाब से। मटके के बाहर जब पानी निकलेगा तो पानी निकलते ही वो इवेपोरेट होता है, और मैंने अभी आपको बताया था इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। तो बच्चों इसका आंसर पढ़ते हैं। ड्यूरिंग समर द वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थन पॉट इवेपोरेट्स विच कॉजेज द कूलिंग इफेक्ट। जब पानी रिसता रहता है तो साथ साथ इवेपोरेट भी होता रहता है, और इसी की वजह से कूलिंग होती है। अर्थन पॉट हैज अ लॉट ऑफ स्मॉल पोर्स बाय विच वाटर कॉन्टिन्यूसली मूव्स आउट फ्रॉम इट। जो मटका होता है बच्चों उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसकी वजह से पानी कॉन्टिन्यूसली बाहर की तरफ मूव करता है, एंड दस इवेपोरेशन अकर्स कॉन्टिन्यूसली एंड सो डज द कूलिंग। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। भाई हमारे हाथ पर अगर कोई एसीटोन, पेट्रोल या फिर परफ्यूम वगैरह जब रखते हैं या छिड़कते हैं तो हमारे हाथ में बहुत ही ठंडक सी फील होती है। आपने भी कभी ना कभी इस चीज को फील किया होगा। तो बच्चों इसके पीछे रीजन क्या है ये समझ लेते हैं पहले। देखो कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स। क्या कहते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स। वॉलेटाइल लिक्विड्स उसे कहा जाता है जो बहुत ही जल्दी अगर उसको हम बाहर रखें तो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो बहुत ही जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, और इवेपोरेशन के कारण ही क्या होती है, कूलिंग। अभी आपने पिछले दो आंसर में समझा ये चीज कि इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। तो बच्चों यहां पे इसका आंसर देखते हैं, सम लिक्विड्स गेट क्विकली वेपोराइज्ड एंड दे आर कॉल्ड वॉलेटाइल लिक्विड्स। अभी बताया मैंने आपको, वॉलेटाइल लिक्विड्स उसे कहते हैं जो बहुत ही जल्दी वेपोराइज्ड हो जाते हैं, यानी कि हवा में उड़ जाते हैं बहुत जल्दी। दे आर वॉलेटाइल लिक्विड्स। तो ये तीन जो एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम क्या है, ये वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं।
देयरफॉर दे गेट हीट फ्रॉम आवर पाम एंड कॉज कूलिंग। ये बहुत ही जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमारे हाथ में जो हीट मौजूद होती है हमारे स्किन पे, वो हीट को ये एब्जॉर्ब करते ही तुरंत इवेपोरेट हो जाते हैं और इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। तो आप बच्चों समझ गए होंगे इसका आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप। ये क्वेश्चन भी बच्चों इवेपोरेशन से ही रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में भी इवेपोरेशन वाला ही कंसेप्ट यूज होगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब हम चाय पीते हैं तो कप के मुकाबले प्याली से पीना ज्यादा आसान क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। वो चाय अगर हम किसी भी प्याली में रखें या प्लेट में रखें तो वो चाय कप वाली चाय के मुकाबले जल्दी ठंडी होती है। उसके पीछे रीजन क्यों, मतलब इसका रीजन क्या होगा बच्चों? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, इवेपोरेशन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर हम किसी भी चीज का सरफेस एरिया अगर हम इंक्रीज कर दें, किसी भी लिक्विड का अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के कारण इवेपोरेशन का जो रेट है वो भी बढ़ जाता है। तो बच्चों ये आंसर मैं पूरा नहीं लिख रहा, आपको मैंने इसका कंसेप्ट पहले भी समझा दिया है पिछली क्लास में। यहां पे बस छोटा सा कंसेप्ट लिख जाते हैं, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। आपको बस ये मेन रीजन समझ लेना है। जब हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, क्योंकि देखो कप का सरफेस एरिया सॉसर के मुकाबले थोड़ा छोटा है यानी कम है, लेकिन सॉसर का जो सरफेस एरिया है वो कप के मुकाबले काफी ज्यादा है। और जब भी सरफेस एरिया बढ़ता है तो उस टाइम पे इवेपोरेशन का जो रेट है वो भी इंक्रीज होता है, क्योंकि सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं उसको इवेपोरेशन के। नेक्स्ट है आपका, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वेयर इन समर। हमें गर्मी के दिनों में सूती के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? ये क्वेश्चन भी आपका इवेपोरेशन वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और यूज होगा। इसका आंसर पढ़ते हैं, कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर, हेंस इट एब्जॉर्ब्स स्वेट क्वाइट वेल। देखो भाई, जो कॉटन होता है वो पानी का बहुत बढ़िया एब्जॉर्बर होता है, वो पानी को बहुत जल्दी सोखता है, पानी को या फिर लिक्विड कह लें हम या पसीना कह लें। so it absorbs sweat quite well. The pores in the fabric expose that sweat to easy evaporate. Hence we should prefer wearing cotton clothes during summer. तो बच्चों पोर्स जो होते हैं वो फैब्रिक के वो वाटर के ड्रॉपलेट्स को, यानी कि जो स्वेट होता है हमारा, स्वेट के ड्रॉपलेट्स को एक्सपोज करते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं, जिसके कारण वो पसीना जल्दी से इवेपोरेट होता है और इजिली इवेपोरेट होता है। और अभी आपको बताया था मैंने, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। जहां पे भी इवेपोरेशन होगी वहां पे ठंडक अपने आप ही आ जाती है। तो इस वजह से इसके पीछे भी जो कंसेप्ट यूज हुआ वो इवेपोरेशन का ही कंसेप्ट यूज हुआ। बच्चों इवेपोरेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको इवेपोरेशन वाला टॉपिक अच्छे से समझ लेना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो आप पिछली वीडियो में जाकर इवेपोरेशन वाला टॉपिक अच्छे से समझ सकते हैं, इवेपोरेशन का कंसेप्ट क्या है और इवेपोरेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो बस ये 4-5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपको वो अच्छे से समझ लेना है। और इवेपोरेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एनसीईआरटी में हो चाहे वो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हो। तो बच्चों इसको छोड़कर मत जाना बिल्कुल भी इस टॉपिक को। हमने इनटेक्स्ट के क्वेश्चन कर लिए हैं, इनटेक्स्ट के जो सारे क्वेश्चन नहीं किए, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस है वो सभी क्वेश्चन हमने बच्चों खत्म कर लिए हैं। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपेयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, गिव रीजन। देखो जो नेफ्थलीन बॉल्स यानी कि तुमने देखा होगा घर में हम सफेद गोलियां यूज करते हैं, फिनाइल की गोली कहते हैं उसको आम भाषा में, हम वो कपड़ों में रखते हैं या फिर गद्दों के नीचे रख देते हैं, उसको यूज करते हैं। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है कि वो समय के साथ साथ अपने आप गायब हो जाता है, बिना किसी चीज को छोड़े, वहां पे कोई भी सॉलिड नहीं बचता, होता वो सॉलिड फॉर्म में लेकिन वो किसी भी चीज को छोड़े वहां से गायब हो जाता है। तो इसके पीछे एक कंसेप्ट है, वो है सब्लिमेशन का। मैंने तुम्हें बताया था सब्लिमेशन वाले टॉपिक में कि जब भी कोई भी सॉलिड डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए, सराउंडिंग के हीट को एब्जॉर्ब करके, हीट के कारण वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तुम्हें पता होगा अगर हम बर्फ को हीट करें तो बर्फ पहले किसमें जाएगा? पानी में, यानी कि सॉलिड किसमें चेंज होगा? लिक्विड में। फिर जब उसको और हीट करेंगे तब वो चेंज होगा लिक्विड से गैस में। लेकिन सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस वो सॉलिड फॉर्म में अगर है तो वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो इसका आंसर पढ़ते हैं, नेफ्थलीन हैज अ टेंडेंसी टू सब्लाइम, it changes directly to the gaseous state, therefore the size of the naphthalene balls slowly decreases and ultimately they disappear, no solid residue is left। तो समझ आ गया होगा आपको कि
जो नेफ्थलीन बॉल्स है इसमें एक टेंडेंसी होती है सब्लिमेशन की, वो सब्लिमेशन प्रोसेस करता है, इसी वजह से वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। इसके और भी एग्जांपल मैंने आपको बताए थे बच्चों, एक तो इसका वो कैम्फर हो सकता है एग्जांपल बढ़िया, जो कपूर हम यूज करते हैं पूजा के टाइम पे, उसको भी जब हम बर्न करते हैं तो वो हीट एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है परफ्यूम से रिलेटेड, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, गिव रीजन। हम जब भी परफ्यूम लगाते हैं तो हमारे आसपास दूर बैठे लोगों को भी खुशबू आ जाती है बड़ी जल्दी, भाई हमने कौन सा परफ्यूम लगाया है, क्या लगाया है, बहुत ही जल्दी उनको स्मेल आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, परफ्यूम इज अ मिक्सचर ऑफ प्लेजेंट स्मेलिंग वेपर्स, ये बहुत सारे वेपर्स का मिक्सचर होता है, यानी कि इसमें गैसेस पार्टिकल्स होते हैं काफी। देयर पार्टिकल्स डिफ्यूज क्वाइट फास्ट and can reach a person who may be even at several meters away from a person who has used perfume। तो बच्चों परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूजन मैंने अभी बताया था आपको, डिफ्यूज का मतलब ये होता है, या डिफ्यूजन का मतलब ये होता है जहां पे पार्टिकल्स का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, ठीक है, यानी कि जहां पे कंसंट्रेशन पार्टिकल्स का हाई हो रखा है वहां से पार्टिकल्स डिफ्यूज होते हैं, यानी कि वहां से ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पे पार्टिकल्स कम है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स है वो डिफ्यूजन करते हैं, जिस वजह से दूर बैठे लोगों तक भी जो उसके पार्टिकल्स है वो जाते हैं और उसकी वजह से उनको स्मेल फील होती है, यानी कि वो स्मेल कर सकते हैं उस परफ्यूम को बहुत ही दूर से। तभी आपने देखा होगा टीवी में एड्स वगैरह में कि जो परफ्यूम बंदा कोई लगा रहा है तो भाई दूर दूर तक उसकी स्मेल जा रही है, या आपने कभी खुद भी लगाया हो तो आपने फील किया होगा कि परफ्यूम की खुशबू बहुत जल्दी फैलती है। तो उसके पीछे रीजन यही होता है कि उसमें प्लेजेंट स्मेलिंग वेपर्स होते हैं, यानी कि अच्छी खुशबू वाले वेपर्स होते हैं गैसियस फॉर्म में, जिस कारण वो डिफ्यूज होते हैं। जहां पे हाई कंसंट्रेशन है वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन होती है, जिस वजह से उसका स्मेल दूर तक जा पाता है। नेक्स्ट है व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। स्टीम causes more sever burns because of the heat present in steam is much greater than the amount of heat present in boiling water। बच्चों अगर एक उबलता हुआ पानी हो और दूसरा भाप हो, दोनों में से ज्यादा गर्म कौन होगा और जिससे और किससे ज्यादा जलन होगी? इसका सीधा सा आंसर है काफी लोगों को लग सकता है कि उबलते हुए पानी से ज्यादा जलन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, स्टीम से ज्यादा जलन होगी। इसके पीछे रीजन ये होता है कि बॉइलिंग वाटर, मैंने अभी आपको बताया था कि जो वाटर है वो बॉयल कितने पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है बर्न होना यानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, लेकिन जब वो स्टीम में चेंज होगा, यानी कि बॉयल होने के बाद जो स्टीम में बदलता जा रहा है, उस टाइम पे उसका टेम्परेचर ऑफकोर्स ही बात है प्लस 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 से कुछ ना कुछ टेम्परेचर उसका ज्यादा होगा। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वो लिक्विड फॉर्म से किस में चेंज होता है? गैसियस फॉर्म में, यानी गैसियस स्टेट में। तुम खुद सोचो भाई कि जो लिक्विड फॉर्म में चीज है और गैसियस फॉर्म में चीज है, उसमें से ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा? ऑफकोर्स ही बात है गैसियस का। क्यों? क्योंकि जब वो लिक्विड से गैस में बदला है तो उस टाइम पे उसका जो टेम्परेचर था काफी ज्यादा बढ़ा होगा। मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, हीट को बढ़ाते हैं, तो जो स्टेट ऑफ मैटर वो चेंज होती है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो दैट्स वाई इसका आंसर ये हो गया कि जो ज्यादा गहरा जलन होगा, यानी ज्यादा गहरा जो जलन पैदा होगा वो किसके कारण होगा? वो होगा स्टीम के कारण, ना कि बॉइलिंग वाटर के कारण। हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, उसके अलावा हमने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। बच्चों अब हम करने वाले हैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन, स्पेशली वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुके हैं और पहले के पेपर में कई क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट है जो हमने ढूंढ के निकाले हैं। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी अप्लाई प्रेशर टू द पार्टिकल ऑफ मैटर। जब किसी भी पदार्थ के कणों को, यानी कि पार्टिकल्स में हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या चेंज आएगा? तो बच्चों इसका सिंपल सा आंसर है, लिखते हैं, व्हेन वी अप्लाई प्रेशर टू द पार्टिकल ऑफ मैटर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, व्हेन वी अप्लाई प्रेशर टू द पार्टिकल ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स come closer to each other। जब भी हम पार्टिकल्स के बीच प्रेशर बढ़ाएंगे, उनके ऊपर दबाव डालेंगे, तो जो पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं वो पास पास आ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये हो जाएगी, द पार्टिकल्स कम क्लोजर टू ईच अदर। दूसरा क्या हो सकता है? इट कैन लीड टू चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर।
और बच्चों इसी के कारण मैटर का स्टेट भी बदल सकता है। अगर गैस के पार्टिकल्स हो, गैस के पार्टिकल्स में मैं प्रेशर बढ़ा दूं और टेम्परेचर भी चेंज करूं, हालांकि मैं यहाँ पे टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम इसमें टेम्परेचर भी ऐड कर लें, अगर गैस के पार्टिकल्स में अगर हम प्रेशर बढ़ा दें और टेम्परेचर उसका घटा दें, तो क्या होगा, वो गैस के जो पार्टिकल्स है वो लिक्विड में चेंज होने लग जाएंगे। तो बच्चों ध्यान रखना आपको, ये दो चेंजेस होंगे जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। पहला, जब भी हम किसी मैटर के पार्टिकल्स पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो दे कैन कम क्लोजर टू ईच अदर। दूसरा क्या होगा, इट कैन लीड टू चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड्स इंक्रीज। जब हम सॉलिड्स के टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा। तो आपको पता होगा कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो काफी ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि पास पास होते हैं, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काफी ज्यादा होती है उनमें, और उसके अलावा उनके बीच जो स्पेस होता है तो वो भी काफी कम होता है। अगर हम उसके टेम्परेचर को बढ़ा दें, अगर हम सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ा दें तो क्या होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जो है, यानी कि उनके जो पार्टिकल्स मूव करने लग जाएंगे, काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारे पीछे कोई आग लगा दे तो तुम इधर उधर भागोगे ना, तो वही चीज होता है उनके पार्टिकल्स के ऊपर। जब काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जब पार्टिकल्स में गर्मी बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, तो उस टाइम पे उनके जो काइनेटिक एनर्जी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव होंगे, यानी कि बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे, एक तरीके से बहुत जल्दी जल्दी मूव करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो कम हो जाएगा या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, और पार्टिकल्स एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। आपको समझ आ गया होगा कि जो पार्टिकल्स होंगे अगर उनके टेम्परेचर को हम बढ़ा दें तो वो मूव करने लगेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी मतलब बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही फ्रीली मूव करेंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही खत्म होने लग जाएगा, और जो सॉलिड है वो मेल्ट होने लग जाएगा। ऑफ कोर्स सी बात है, सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो सकता है या फिर गैस में चेंज हो सकता है। तो ये सारी चीज किसकी वजह से होंगी, टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से। So next question is, why it is that to smell cold food we have to go close but smell of hot food reaches us several meters away। देखो, जो ठंडा खाना होता है उसकी स्मेल हमें दूर से नहीं आती, उसको सूंघने के लिए हमें पास जाना पड़ता है, लेकिन अगर हम गर्म खाने की बात करें तो गर्म गर्म खाने की जो खुशबू है वो बहुत दूर से हमारे पास अपने आप चली आती है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे रीजन को पढ़ते हैं। इन हॉट फूड पार्टिकल्स आर एट हाई टेम्परेचर सो क्विकली चेंजेस टू वेपर। देखो, जो गर्म खाना होता है उसके पार्टिकल के जो टेम्परेचर होंगे वो काफी हाई होंगे, वहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, इसी वजह से वहां के जो पार्टिकल्स वो वेपर में चेंज होते रहते हैं, और वेपर में चेंज होने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, जब गर्मी बढ़ती है तो उसके पार्टिकल्स जो इधर उधर भागने लगते हैं। तो द वेपर हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी सो ट्रेवल फास्टर एंड ट्रेवल टू फार ऑफ डिस्टेंसेज। इसका मतलब यही हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो काफी दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पार्टिकल्स काफी फ्रीली मूव करते हैं। So guys, we have done all the most important questions from NCERT as well as PYQ, and thank you for watching my video. Share this video to your classmates and friends, and also don't forget to give your valuable feedback in the comment section. तो गाइज मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। हमारी अगली वीडियो चैप्टर 2 से रिलेटेड होगी। तो बच्चों तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। कीप स्टडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज।